सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फाउंडेशन सीरीज। आपको पता है किसी भी एग्जाम का जो फाउंडेशन होता है, उसकी जो नींव होती है वो पीवाईक्यूज ही होते हैं। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यू एनालिसिस 2017 से लेकर 2024 यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पेपर 1 के भी पीवाईक्यू एनालिसिस करवा दूंगी। तो जनवरी 2017 से हम स्टार्ट करेंगे। और इसके यहाँ पे मैंने 2017 से इसलिए लिया क्योंकि एनटीए ने यूजीसी नेट का एग्जाम 2017 के बाद से ही करवाना कंडक्ट किया था बेसिकली। सो इसलिए हम 2017 से 2024 तक के करेंगे। और एक और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि इसके बाद से हम यूनिट वाइज पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे 2018 से। ठीक है, तो आज तो हम मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, सारे यूनिट्स के एक साथ। लेकिन कल से मतलब अगले लेक्चर से जब भी होगा तो 2018 के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऑल्सो अगर बात करें, ये पेपर 2 और पेपर 3 2017 का है। ठीक है, तो पहले 3 पेपर हुआ करते थे 2018 तक। हमारे जो पेपर है वो 3 पेपर्स होते थे। अब तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन पेपर 3 भी होता था। पेपर 3 भी पॉलिटिकल साइंस का ही था, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था। और 2018 में भी सेम चीज थी। 2019 से 2 पेपर होने लग गए थे। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले आज के लेक्चर में हम पहले के पेपर 2 के, जो जनवरी के 2017 के पेपर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 50। और इसके बाद पेपर 3 के 75 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जब 2017 कवर हो जाएगा फिर नवंबर वाले 2017 के पेपर करेंगे, पेपर 2 और पेपर 3। देन उसके बाद हम 2018 से यूनिट वाइज स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं पहले के 50 क्वेश्चन और अगले लेक्चर में पेपर 3 के 75 क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का। क्या कहता है कि कौटिल्य जो है वो स्ट्रॉन्ग रूलर में बिलीव करते हैं या उनको फेवर करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर होना चाहिए। दूसरा रीजन कहता है कि एनार्की है। ठीक है, क्या है, अराजकता है सोसाइटी में, इसलिए क्योंकि अराजकता का मतलब क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, सोसाइटी में गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे अनार्की है। तो हमें सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हमें ऑर्डर स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो अब आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, सोचो आंसर, और फिर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑब्वियसली जो कौटिल्य है वो बोलते थे कि एक स्ट्रॉन्ग रूरल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रूरल मतलब ये नहीं कि बाहुबली होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रूरल मतलब कि जो अपने सिटीजन्स को अच्छे से गवर्न कर सके। ठीक है, एंड देन रीजन में ये लिखा है कि क्योंकि सोसाइटी में अराजकता है, एनार्की है और ऑर्डर स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब एनार्की का जो कॉन्सेप्ट है, एनार्की का कॉन्सेप्ट वो अपने मत्स्याना के कॉन्सेप्ट में समझाते हैं। कौन? कौटिल्य। तो अभी हम आईपीटी कवर कर रहे हैं पहले। तो मत्स्याना के कंसेप्ट में हमने, जो आपने पढ़ा होगा, ये जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, रिच क्लास होते हैं, ठीक है, बुर्जुआजीज बोल लो जिनको आप, तो वो छोटे जो पुअर क्लास है उनको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, बेसिकली खा जाते हैं, ऐसा वाला। ठीक है, तो उसी का वो कंसेप्ट बताते हैं। क्योंकि अब सोसाइटी में मत्स्याना का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हमें ऑर्डर स्टैब्लिश करना जरूरी है। और ऑर्डर स्टैब्लिश कौन कर पाएगा? एक ऑर्डर स्टैब्लिश कर पाएगा एक स्ट्रॉन्ग रूलर। तो स्ट्रॉन्ग रूलर होगा तभी तो ऑर्डर स्टैब्लिश हो पाएगा। ऑर्डर स्टैब्लिश करने का मतलब है कि कौटिल्य बोलते थे कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर होगा वो पीस लेकर आ सकता है। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और इन दोनों के बीच में कनेक्शन भी है। देन सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज। तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज आपने पढ़ी हुई होगी, उसमें आपको बताना है कि इनमें से क्या प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज का सोर्स नहीं है। मतलब सोर्स क्या होता है कि कहाँ से प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ आइडियाज अलग अलग इंस्पिरेशन से लिए थे, तो कौन सा आइडिया उनसे मैच नहीं होता। अगर आपने कभी इन सब का नाम नहीं भी सुना, लेकिन आपको पता है कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज, जो कि उन्होंने एलिगरी ऑफ केव्स में दी थी, अपनी बुक एलिगरी ऑफ केव्स में दी थी, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज में, तो आप इसका एलिमिनेशन से करेक्ट आंसर कर सकते हो। अब आपको पता है जो प्लेटो है वो आइडियाज को परमानेंट मानते हैं, उसको रियलिटी मानते हैं। और वो बताते हैं कि जो इंसान केव्स के अंदर रह रहे हैं, बस उनको सिर्फ क्या दिखाई दे रही है? शैडो दिखाई दे रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये उसको, वो शैडो को ही सच मानने लग जाते हैं। लेकिन जब उनमें से कोई एक केव के बाहर जाता है, ठीक है, जो कि उसको उन्होंने बोला कि वो फिलोसफर किंग होगा, जो केव के बाहर जाएगा और सच्चाई पता लगाने की कोशिश करेगा, तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा, ये जो परछाई थी रियलिटी में, ये जो परछाई, ये पेड़ नहीं है जो बाहर हमें, केव के बाहर जो ये ग्रीन कलर का है वो पेड़ है, ना कि ये ब्लैक जो शैडो दिख रही थी। तो ये एलिगोरी ऑफ केव्स का आइडिया, उसकी आपका एग्जांपल आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, थ्योरी ऑफ आइडियाज आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैंने समरी दे दिया। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो नोशन ऑफ स्पेयर ऑफ बिकमिंग, तो यस वो स्पेयर ऑफ बिकमिंग की बात करते हैं, और उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने हेराक्लिटस से लिया था।
एंटिस्थीन्स से क्या उन्होंने एब्सोल्यूट एस्केटिज्म और रिग्रेस सेल्फ मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लिया था, या उनके थ्योरी ऑफ आइडियाज में कहीं ये बात मेंशन है? तो नहीं, तो ये बात उनके कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ऑब्वियसली सॉक्रेट्स के तो वो फॉलोवर थे ही, सॉक्रेट्स उनके टीचर थे, तो उन्होंने सॉक्रेट्स से कॉन्सेप्ट्स लिया था। और इलेक्टिक्स जो, क्योंकि हम उसके एब्सोल्यूट की बीइंग की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट बीइंग यानी कि फिलोसोफर किंग की ये बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता है कि एब्सोल्यूट, और हमने फिलोसोफर किंग को एब्सोल्यूट पावर देने की बात की थी उन्होंने। सो ये हो गया इलेक्टिक्स का भी थ्योरी ऑफ आइडियाज से। तो थोड़ा सा एलिमिनेशन करते हैं, आपको ये तीनों चीजें पता थी, सॉक्रेट्स का तो पक्का पता ही था, स्पेयर ऑफ बिकमिंग और एब्सोल्यूट बीइंग भी अगर आपको पता था तो ये एलिमिनेट हो सकता था। नाउ थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉजेशन और उसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा, थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या है? वाई से रिलेटेड है, ठीक है। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर कुछ भी, किसी भी चीज को अगर आपको समझना है तो उसका वाई अगर आपने समझ लिया, वाई मतलब क्या? उसका कॉज, उसका कारण अगर आपने समझ लिया तो आप उस चीज को आराम से समझ सकते हो। तो वैसे ही वो 4 तरीके की कॉजेस बताते हैं, और वो ये आपको इसको इसको क्रोनोलॉजी में याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा मटेरियल कॉज। तो मटेरियल कॉज किससे रिलेटेड? आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? मटेरियल कॉज क्योंकि बात कर रहा है मटेरियल, मतलब मैटर, मैटर की, तो ऑप्शन नंबर 2। तो सी का 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, द मैटर ऑफ विच इट इज कंपोज्ड। तो जैसे कोई टेबल है, ठीक है, तो टेबल किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना होता है? उस टेबल को देख के, अच्छा ये लकड़ी की टेबल है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा फॉर्मल कॉज। फॉर्मल कॉज क्या होता है? मतलब फॉर्म, ठीक है। फॉर्म मतलब क्या होगा? उसका शेप कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, देखने में कैसी है, इसके 4 पैर है, उसके फीचर्स क्या है, वो सारा। तो फॉर्मल कॉज आपको फॉर्म, शेप, अपीयरेंस वगैरह, तो इसका इससे क्या मैच कर रहा है आप खुद सोचो। तो ऑप्शन नंबर ए, द सब्सटेंस एंड एसेंस ऑफ अ थिंग। देन बात करते हैं एफिशिएंट कॉज की। फाइनल कॉज है तो ऑब्वियसली लास्ट में ही आएगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो एफिशिएंट कॉज क्या होता है? एफिशिएंट मतलब द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है, कि क्या कारण कारण था कि ये जो टेबल थी वो बन पाई। तो कारण कौन था इसके पीछे का? उसका एजेंट। तो हम इसको, आपको ये भी बोला जा सकता है, मटेरियल कॉज की जगह कभी मैटर लिख देगा, फॉर्मल कॉज की जगह फॉर्म लिख देगा, और एफिशिएंट कॉज की जगह एजेंट भी लिख सकता है, क्योंकि ये सारी बातें एरिस्टोटल ने अपने, ये वर्ड्स एरिस्टोटल ने यूज किए हैं, मैं यूज नहीं कर रही हूँ। एजेंट कौन? जिसने इसको बनाया है, मतलब कि कारपेंटर। और वैसे ही ये तो मैंने सुनी, ये मेरा एग्जांपल था, एरिस्टोटल ने क्या एग्जांपल दिया है एफिशिएंट कॉज में? तो एरिस्टोटल ने बोला है कि एफिशिएंट कॉज ऑफ बॉय इज फादर, ठीक है। तो बॉय को, मतलब उसका, बॉय का कहने का वहां पे मतलब है बेटा। तो बेटे का एफिशिएंट कॉज मतलब उसका एजेंट कौन होता है? तो बॉय का एजेंट होता है उसका फादर, जो उसे बनाता है। देन फाइनल कॉज क्या होगा? तो फाइनल कॉज मतलब आपका जो गोल है, आपका जो एंड है, कि आपने ये चीज बनाई तो क्यों बनाई। द पर्पस टुवर्ड विच द मूवमेंट इज डायरेक्टेड, मतलब आपने ये टेबल बनाई तो आपने बेचने के लिए बनाई, या अपना सेल्फ यूज के लिए बनाई, कंफर्ट के लिए बनाई, क्यों बनाई, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, assertion रीजनिंग। जॉन लॉक ने लेबर इज द सोर्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये ऐसा, एंड देन इट्स फंक्शन इज टू टर्न द अर्थ इनटू कंज्यूमर गुड्स। तो आप यहाँ पे बिकॉज लगा के देख लो, और पहले तो ये देखो कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो यस, दोनों स्टेटमेंट सही है। जॉन लॉक की आपने लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, ठीक है, लेबर थ्योरी पढ़ी होगी ऑफ प्रॉपर्टी। तो उसमें उन्होंने क्या बोलते हैं, ठीक है, कि जो लेबर है वो सोर्स है और जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करता है प्रॉपर्टी को। क्यों? क्योंकि जो लेबर ही जो है ना, अगर लेबर का एप्लीकेशन, जब तक हम लेबर अप्लाई नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी बनेगी कैसे? तो जब लेबर अप्लाई होती है तब प्रॉपर्टी का ओनरशिप क्रिएट होता है, ऐसा उनका एक कोड भी है। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेबर, ये ऐसा उनका एक कोड है, ठीक है। एंड उसके आप यहाँ पे बिकॉज लगा के देखो, तो बिकॉज इट्स फंक्शन इज टू टर्न द अर्थ इनटू कंज्यूमेबल गुड्स। अब लेबर का काम क्या होता है? किसी भी चीज को कंज्यूमेबल गुड्स में कन्वर्ट करना, तो ये भी सही है। ऑल्सो लेबर थ्योरी में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट से भी ऊंचा दर्जा जॉन लॉक ने अगर किसी को दिया है तो प्रॉपर्टी को दिया है, ठीक है। और वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी किस चीज के लिए होती है? प्रॉपर्टी 2 काम के लिए हो सकती है। एक वो नैरो सेंस में प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, और एक ब्रॉडर सेंस में। तो नैरो सेंस में प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? यानी कि मतलब वही आपका मटेरियल यूज के लिए, प्रॉपर्टी क्या होता है? एक मटेरियल गुड है तो मटेरियल गुड है। और ब्रॉडर सेंस में प्रॉपर्टी किसके लिए काम आती है? आपकी ह्यूमन एस्पिरेशंस के लिए, आपके ह्यूमन इंटरेस्ट के लिए। तो ये उन्होंने ब्रॉडर सेंस बताया था कि अगर हम प्रॉपर्टी, हमारे पास खुद का कुछ होता है ना, तो हमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, हमारे अंदर एक मतलब सेटिस्फेक्शन वाली इंटरेस्ट होता है, उसमें हमारी एस्पिरेशंस फुलफिल करने की ताकत होती है। और वैसे, और नैरो सेंस में हर, जो कॉमन सेंस में हर लोग प्रॉपर्टी को एक मटेरियल गुड मानते हैं। और
इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी ऐसी हो कि जिसका इस्तेमाल अच्छे चीजों के लिए करा जाए, गुड सोसाइटी के लिए करा जाए और यूजफुल चीजों के लिए किया जाए। तो ये कुछ बातें थी जॉन लॉक की, और इसमें उन्होंने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में ये बात बताई है। तो टू ट्रीटाइज में जो फर्स्ट ट्रीटाइज है, आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट फिल्मर एक नाम के व्यक्ति थे, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था गॉड वाले कंसेप्ट के ऊपर, और एडम एंड ईव ऐसा आप देख सकते हो, अडैम के वाला, जो आप अभी के यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकती। यहाँ पे फिर सेकंड ट्रीटाइज में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट दिया था, तो ये सेकंड ट्रीटाइज से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अभी सारा डिटेल में कवर करेंगे तो फिर 5-6 घंटे का वीडियो बनेगा, राइट। सो यहाँ पे नहीं पढ़ रहे अभी। तो जॉन रॉल्स का व्हील ऑफ इग्नोरेंस आपको पता है, जस्टिस एज फेयरनेस का कॉन्सेप्ट, रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो वही से ये क्वेश्चन है, और इसे पूछा है नॉट ट्रू, ठीक है। और अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का इसका पिछले वाले का आंसर तो आपको पता ही चल गया, फर्स्ट ए, ठीक है। देन आप खुद आंसर यहाँ पे सोचो और बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3। व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है? व्हील मतलब होता है एक पर्दा, घूंघट, ठीक है। हम एक इग्नोरेंस के घूंघट में, इग्नोरेंस का घूंघट है, तो इसका मतलब आप कि कुछ भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप एक घूंघट के अंदर आप कुछ देख नहीं सकते हो। तो आप कुछ पहले तो आप ये जान लो, नो वन नोज, नो वन नोज, डू नॉट नो, ये सारे इससे रिलेटेड हो गए। अब पूछा नॉट, तो यहाँ पे लिखा है तो नो। तो अगर आप ऑड वन आउट भी करो, अगर आपने कंसेप्ट नहीं भी सुना, फिर भी आप इसको टेक कर सकते हो, क्योंकि ये ऑड वन आउट है, यहाँ पे सबको मना कर रहा है। तो क्या क्या चीजें हमें नहीं पता भाई, अगर हम व्हील ऑफ इग्नोरेंस में है तो हमें सोसाइटी में हमारी क्या जगह है, हमारा क्लास पोजीशन, हमारा सोशल स्टेटस हमें नहीं पता, हमारा अपनी किस्मत क्या होने वाली है, अगर हम इस व्हील ऑफ इग्नोरेंस से बाहर आएंगे तो हम रिच होंगे, पुअर होंगे, तो हमें वो भी नहीं पता, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एसेट्स एंड एबिलिटीज। और अगर अगर हम बाहर आए इस व्हील ऑफ इग्नोरेंस से, तो स्टेट में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा, हमें कितना मिलेगा कितना नहीं। तो ऐसा वो इसलिए बोलते हैं कि हमें, अगर हम व्हील ऑफ इग्नोरेंस में होंगे ना, तो हम एक जस्ट प्रिंसिपल्स बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अमीर गरीब का कि हम क्या होंगे। तो हम एक ऐसा कुछ, जो भी हम लॉज बनाएंगे वो ऐसे लॉज बनाएंगे जो सबके हित में हो, ठीक है। ऑल्दो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको आगे चल के बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, स्पेशली कम्युनिटेरियंस क्रिटिसाइज करते हैं, जो कम्युनिटी की बात करते हैं कि आप कम्युनिटी से अलग होकर अपने आप को नहीं सोच सकते। और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन, द पार्टी डू नॉट नो देयर कंसेप्शन ऑफ गुड, तो इवन पार्टीज को आपको ये भी नहीं पता होता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो उनको सबको साथ लेकर चलना है। और यहाँ पे लिखा है टू नो देयर स्पेशल साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटीज, तो ये गलत है, उनको साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटीज भी नहीं पता होती। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वेलफेयर स्टेट एज अ काइंड ऑफ इंस्लेवमेंट। अब आपको एक ऐसा थिंकर बताना है जो वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट है। चलो मैं हिंट देती हूँ, उन्होंने दिया इंटाइटलमेंट थ्योरी। तो यस, इंटाइटलमेंट थ्योरी किसने दी है? रॉबर्ट नॉजिक ने। तो रॉबर्ट नॉजिक का आपको हमेशा याद रखना है कि वो वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट थे। इंटाइटलमेंट थ्योरी में उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम वाला जो बताया था, अगर जिसने पढ़ा तो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा तो बता दूं, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। टैक्सेशन सिस्टम के वो अगेंस्ट होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें, मुझे भाई वेलफेयर स्टेट नहीं चाहिए। और आपको पता है ये न्यू लिबरल थिंकर है, और न्यू लिबरल थिंकर जो है स्टेट इंटरफेरेंस के अगेंस्ट होते हैं। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैंने आपको सारे ऑथर्स और थिंकर्स और ये सब मैंने ट्रिक से याद करवाए हुए हैं, ठीक है। तो पूरा ट्रिक से याद हो जाएगा आपको, लिबरलिज्म का कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको जो याद ना रहे, ठीक है। 5-10 मिनट का वीडियो, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विद ट्रिक आपको समझ आ जाएगा। तो रॉबर्ट नॉजिक यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो हमने अपनी मेहनत से चीज कमाई है ना, सरकार उस पर टैक्स लगा के गरीबों में बांट दे रही है, ठीक है। और गरीबों के पास तो वो टैक्स नहीं लगाती है, लगाती है तो वो बहुत कम टैक्स लगाती है, और जो ज्यादा अमीर है उनसे ज्यादा टैक्स लेती है, ठीक है। तो ये कहते हैं ये तो गलत बात है भाई, हमने तो अपनी मेहनत से कमाया, आप हमसे टैक्स लेकर गरीबों में बांट रहे हो, ये कैसा, कहाँ का न्याय हुआ। इसलिए वो बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट एक तरीके का इंस्लेवमेंट है, जो हमें स्लेव बना के रख रहा है, ठीक है। अब ये 7th क्वेश्चन, महात्मा एंड इज्म किसने लिखी है? पहले तो आपको ये याद रखना है, पेपर में कभी आए, और आ भी रखा है इसके बाद, ईएमएस नाममुद्रिपाद। तो कभी क्वेश्चन में भी आपको एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ईएमएस नाममुद्रिपाद ने आपको याद रखना कि महात्मा एंड इज्म लिखी है, ठीक है। नाममुद्रिपाद ने नाम दिया महात्मा को, नाम दिया इज्म, ठीक है। ऐसे करके कुछ याद रख लो। फिर महात्मा गांधी को उन्होंने एनालाइज किया था, महात्मा गांधी की फ्रीडम स्ट्रगल, सब कुछ, उनके मूवमेंट्स, इन सब ने ईएमएस नाममुद्रिपाद ने एनालाइज किए थे। और किस बेसिस पे एनालाइज किए थे? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या? मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म के पॉइंट ऑफ से एनालाइज किए थे। देन एमन रॉय की बातें, एमन रॉय के बारे में भी क्या गलत है?
तो एम एन रॉय ने मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर फ्री इंडिया दिया था, मॉडल तैयार किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, याद होगा 1935 के आसपास उन्होंने ये किया था। तो यस, ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी। सॉवरेन पावर वाज टू बी वेस्टेड इन द पीपल, जो सॉवरेन पावर है वो लोगों के पास होनी चाहिए, सही बात है। देन पीपल्स कमिटी टू बी सेटअप इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज, तो क्या हमें विलेज, टाउन और सिटीज में लोगों पीपल कमिटी बनानी चाहिए? तो यस, एम एन रॉय बोलते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो ये तीनों बातें आप याद रख लो, ठीक है। एम एन रॉय से अगली बार कोई क्वेश्चन आए स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजनिंग, तो आपको सॉल्व करने में हेल्प होगी कि हाँ उन्होंने पीपल्स कमिटी की बात की थी। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन भी बना सकते हैं कमिटी, ठीक है, यूजीसी। तो नॉट, फिर तो फोर्थ ऑप्शन ही बचा, गलत है ये, ठीक है। और ये इसका करेक्ट आंसर भी है, डिड नॉट कंसीड द राइट ऑफ सेसेशन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, तो ये गलत है। उन्होंने राइट ऑफ सेसेशन दिया था अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, अगर वो चाहे तो वो अलग हो सकती हैं। सेसेशन क्या होता है? अलग होना, ठीक है, आपको अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो अलग हो सकती हैं। सो ये हो गया हमारी यूनिट 1, यूनिट आईपीटी वाला यूनिट खत्म। अब यहाँ से शुरू हो गए हमारे दूसरे यूनिट के क्वेश्चन। यहाँ पे अब बात करें तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, बिहेवियरलिज्म हम आइडियोलॉजीज में भी पढ़ते हैं यूनिट 1 में। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी क्वालिटेटिव होती है, नॉट ट्रू पूछा है, क्या गलत है मतलब। तो यस, ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल थ्योरी होती थी पहले के टाइम पे, वो क्वालिटेटिव ज्यादा होती थी, ठीक है, सब्जेक्टिव ज्यादा होती थी। बिहेवियरल जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या क्वांटिटेटिव है? तो यस, ये क्वांटिटेटिव थ्योरी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डेविड ईस्टन का जो 7 पॉइंट्स वो देते हैं, तो उसमें वो एक क्वांटिफिकेशन देते हैं, वर्ड क्वांटिफिकेशन वर्ड याद है आपको? तो वो क्वांटिफिकेशन, तो क्वांटिटेटिव ऐसे याद रख लो। देन पोस्ट बिहेवियरल जो थ्योरी है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है। तो यस, क्योंकि पोस्ट बिहेवियरल थ्योरी बिहेवियरल थ्योरी ही मॉडिफाई होकर पोस्ट बिहेवियरल थ्योरी बनी थी बाद में, और क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटेटिव थी तो हमने इसलिए मॉडिफाई किया था कि भाई क्वालिटेटिव भी होना चाहिए, ठीक है, आप हर चीज को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, तो ये भी सही है, ठीक है। अब आपको ये भी नहीं पता कि क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, लेकिन अगर आपने बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का मतलब कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, डिफरेंस पता है, तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो कि पोस्ट बिहेवियर जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एथनोसेंट्रिक नहीं है, स्पेशली वो सिर्फ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज पे फोकस नहीं करती। तो ये भी सही पॉइंट, ये गलत पॉइंट हो गया, तो नॉट ट्रू पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप देखना कि आपने जब आंसर दिया तो सही दिया कि नहीं। Who among the following emphasize on procedural theory of democracy? तो जब भी आपको procedural theory of democracy की बात आए तो रॉबर्ट डॉल याद रखने हैं, और रॉबर्ट डॉल ने 3 क्राइटेरियाज बताए थे procedural theory of democracy के। अब आपको ये 3 क्राइटेरियाज खुद गूगल करने हैं, क्योंकि अगर आप खुद सर्च करोगे तो आपको ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। मैक्स वेबर के बारे में क्या गलत है? ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन गलत ही पूछ रहा है, सही तो ये पूछ नहीं रहा, सारे क्वेश्चन गलत ही पूछ रहा है। तो ये पहला तो आपको याद रखना है, मैक्स वेबर से रिलेटेड 2-3 की टर्म्स, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, और रैशनैलिटी या रैशनलिज्म जैसे जो कीवर्ड्स हैं वो मैक्स वेबर से हम लॉग करते हैं। लेजिटिमेट अथॉरिटी की मैक्स वेबर बात करते हैं, और इनफैक्ट मैंने मैक्स वेबर के ऊपर पूरा का पूरा क्या बोलते हैं वीडियो बना रखा है, यूट्यूब वीडियो, उसको मैंने आपको वेब की स्टोरी से याद कराया था कि एक जो वेब है, मतलब एक जाला बुनती है, मकड़ी एक जाला बुनती है, वेब बुनती है, तो वो कैसे कैसे क्या क्या करती है, तो वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो, यू कैन वॉच, आपको फिर भूलोगे नहीं मैक्स वेबर के बारे में उसके बाद। तो सबसे पहला रैशनैलिटी, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, ये इन तीनों की वजह से क्या होता है, ऑर्डर, हार्मनी और एफिशिएंसी आती है। तो क्या ये सही है, ऐसा मैक्स वेबर बोलते थे? तो यस बोलते थे कि हाँ, रैशनैलिटी की वजह से ऑर्डर स्टैब्लिश रहता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो कि मतलब आपने सबको अपना अपना काम बांट दिया है तो हार्मनी रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सबको पता है हमें क्या करना है। स्पेशलाइजेशन होगा, अगर आप जो जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, अगर आप उसी को काम दोगे तो एफिशिएंसी आएगी। तो ये तीनों सही है। दूसरा, डोमिनेंट अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन बिलीव्स एंड सिंबल्स इन रिलेशन टू आइडियल टाइप्स, तो मैंने बोला आइडियल टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी दी थी उन्होंने। तो यस, डोमिनेंट अथॉरिटी किस पे बेस्ड होती है, बिलीव्स और सिंबल्स पे बेस्ड होती है जो डोमिनेंट अथॉरिटी होती है। तो यस, ये भी सही है, आइडियल टाइप्स की वो बात करते हैं, और यहाँ पे भी आइडियल टाइपोलॉजी और रैशनलिज्म आ रहा है, तो ये भी सही है। तो एलिमिनेट किया तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वो बात करते हैं यहाँ पे लेजिटिमेट अथॉरिटी की। लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है जो कि अगर हम जो सिटीजन उनको जब आज्ञा दे, परमिशन दे कि हाँ भाई आप हमें गवर्न कर सकते हो, तो वो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी मानी जाएगी। डोमिनेंट अथॉरिटी हायरार्कियल होती है, वो स्टेट और रूलिंग क्लास से रिलेटेड होती है। ये कॉमन सेंस के बेसिस पे देखें तो सही है, पर ऐसा मैक्स वेबर कुछ बताते नहीं है अपनी थ्योरी में कहीं पे भी, वो लेजिटिमेट अथॉरिटी की बात ज्यादा बात कर रहे होते हैं, हायरार्की की बात नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा था कि जो फेडरलिज्म है वो उसमें जो लोग होते हैं वो यूनियन की मांग करते हैं, ना कि यूनिटी की?
ठीक है, लोगों को क्या ये चाहिए, यूनियन चाहिए ना कि यूनिटी। तो एवी डाइसी ने ये चीज बोली थी अपने रूल ऑफ लॉ में, जो उनका फेमस कंसेप्ट भी है। और वो यहाँ पे बात करते हैं कि जो फेडरलिज्म क्या होता है, स्पेशली फेडरलिज्म यहाँ पे वो बोलते हैं कि फेडरलिज्म वो है जहाँ पे रेगुलेटेड या बोल लो लिमिटेड क्या हो, तीन चीजें, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और ये तीनों ही आपस में इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट मतलब अपना काम वो कर सकती है, ऐसे कोई एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट हो बट कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे के साथ, तो कोऑर्डिनेटेड। तो ये पूरा डेफिनेशन जो मैंने आपको यहाँ लिखा वो फेडरलिज्म का एवी डाइसी ने दिया था। और अगर इंडिया में पूछा जाए कि फेडरलिज्म का जो फेमस कॉन्सेप्ट है या फेडरलिज्म की शुरुआत इंडिया में किसने की, तो बी आर अम्बेडकर ने की, वो भी याद रखना। क्वेश्चन 13, कौन कहता है कि पॉलिटिकल कल्चर और गवर्नेंस की स्टेबिलिटी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कि पॉलिटिकल कल्चर जैसा भी हो, चाहे वो पार्टिसिपेटरी है, विजिलेंट है या नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका स्टेबिलिटी का, वहाँ की जो सरकार है वो स्टेबल होगी कि नहीं, वो पॉलिटिकल कल्चर पे इतना डिपेंड नहीं करता, उसके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कुछ। तो ऐसा किसने कहा था, तो यस, ऐसा कहा था एरन लिस्फर्ट ने। आपको हर क्वेश्चन से पहले आप वीडियो पॉज कर सकते हो और खुद भी आंसर दे सकते हो। तो एरन लिस्फर्ट जो है ये बात बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, द एबिलिटी ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट टू गेट देयर वे डिपेंड्स ऑन फोर क्रूशियल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो यूएस प्रेसिडेंट जो है चार क्रूशियल रिलेशनशिप पे उसकी एबिलिटी डिपेंड करती है, कांग्रेस पे, फेडरल ब्यूरोक्रेसी पे, सुप्रीम कोर्ट पे और मास मीडिया पे। अब इसने पूछा है इनमें से सबसे ज्यादा यूएस प्रेसिडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मतलब ये नहीं क्रिटिसाइज करना, क्रिटिकल यहाँ पे मतलब है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यूएस प्रेसिडेंट के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है चारों रिलेशनशिप में से, द कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस का रिलेशन यूएस प्रेसिडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कांग्रेस क्या है, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस का मतलब यहाँ पे जैसे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, लेजिस्लेचर है, तो वैसे कांग्रेस भी एक तरीके का लेजिस्लेचर है यूएसए का। ठीक है, और कभी क्रिटिकल क्यों है ये रिलेशन, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपस में जो इनका रिलेशन है प्रेसिडेंट और जैसे पीएम और पार्लियामेंट का रिलेशन मान लो वैसे ही, तो ये कॉर्डियल भी होता है कभी कभी। ठीक है, आपस में सब अच्छे से रहते हैं, कोऑपरेटिव होता है, और कभी कभी क्या हो जाता है, ये हॉस्टाइल रिलेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत संभल के ये प्रेसिडेंट को कांग्रेस के साथ एक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसलिए आपको याद रखना है, बहुत क्रूशियल सिस्टम है यूएसए में कांग्रेस का। अब 15th क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सीरेट विल्स की जो पावर एलीट बुक है, उसमें उन्होंने कौन सी कंट्री की बात की है, बेसिकली कौन सी कंट्री को एनालाइज किया, कहाँ के एलीट सिस्टम को एनालाइज किया है। सो ये एनालाइज किया उन्होंने यूएसए के, तो फोर्थ ऑप्शन। और आपको पता होना चाहिए कि सीरेट मिल्स अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं, तो वहीं के बारे में लिखेंगे, तो ये भूलना मत। अभी मैं सारी बातें यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आगे हमारे पास अभी हमें 2024 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो तब ये सीरेट मिल्स और इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी, और ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखो, डेवलप्ड कैपिटलिज्म ऑफ द यूएसए, डेवलप्ड नॉट डेवलपिंग, डेवलप्ड कैपिटलिज्म ऑफ यूएसए उन्होंने किया, एनालाइज किया था एलीट सिस्टम वहां का। सो 16 पावर इज लाइक मनी किसने बोला है, माय फेवरेट टैलकट पार्सन। और मैं आपको हमेशा ऐसे याद कराती हूँ जिन्होंने प्रीवियस वे देखा है, पार्सन यानी कि पर्स, पर्स में क्या रखते हैं, मनी रखते हैं। तो मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी कि पर्स में हम क्या रखते हैं, मनी रखते हैं, इसलिए जब मनी वाला ये लाइन आए तो पावर इज लाइक मनी यानी कि टैलकट पार्सन। Obviously, then catch-all party describes the post Second World War party system in। तो catch-all party का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सी कंट्री में देखने को मिलता है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि मैम ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है तो यही आंसर होगा, तो पर नहीं, ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, डिस्क्राइब द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया था 1945 में, तब ऐसी कौन सा कॉन्टिनेंट था जहां पे हमें कैच ऑल पार्टी सिस्टम देखने को मिला, तो वो था हमारा वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, अब याद रखना, भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा था कि रेवोल्यूशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो सिर्फ पॉलिटिकल तक सीमित रहे, ना कि सोशल जाए। अगर रेवोल्यूशन जो हमने शुरू किया था अपना, अगर वो सोशल तक चला गया, मतलब सोसाइटी लेवल तक भी चला गया, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है हम अपना रेवोल्यूशन पॉलिटिकल तक ही लिमिटेड रखें। ठीक है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ही करें, तो ऐसा बोला था हैना एरेंट ने। जहाँ पे आपको याद होगा कि हैना अरेंट जो है एक अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करती हैं और एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करती हैं, और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट होती है क्योंकि उनको लगता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो सोशल तक चला गया, जिसलिए ज्यादा उनको लगता था कि वो अच्छा नहीं है, और अमेरिकन रेवोल्यूशन को वो सपोर्ट करती हैं। तो ये याद रखना, अमेरिकन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उसी का एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि अगर हम
कल तक ही रखे ना अपना रेवोल्यूशन। जैसे अमेरिकन में यूनिवर्सल सफरेज राइट्स वुमेन को मिल गए थे, ठीक है, अगर वहीं तक लिमिटेड रखा है इसलिए हमें मिल गए। तो हैना एरेंट भी उसी की बात कर रही है। इसके अलावा हैना एरेंट का पावर का कॉन्सेप्ट है बीटा एक्टिवा, बीटा कंटेम्पलेटिवा, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। जब अगले क्वेश्चन पेपर में आएगा तब हम वहां समझ लेंगे। क्वेश्चन 19, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ कॉमोडिटी चेन्स। तो ये किसने बोला है? बेसिकली इससे रिलेटेड है ये स्टेटमेंट कि कैपिटलिस्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो किससे बनी हुई है? कॉमोडिटी चेन्स की बनी हुई है। कॉमोडिटी चेन्स किसकी? प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की, सेलर्स की। मतलब एक तरफ हमारे प्रोड्यूसर्स, दूसरी तरफ है कंज्यूमर्स, सेलर्स, बायर्स, लिंकिंग कंट्रीज इन द कोर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। और ये जो है, ये सारे जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं, ये एक वर्ल्ड इकोनॉमी का जो कोर है, कोर यानी कि हमारी डेवलप्ड कंट्रीज, उसको आप उसके साथ उसको लिंक करती हैं। कौन? कॉमोडिटी चेन्स। सो इसको तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। जिसने आईआर का थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ा होगा उसको पता होगा कि कोर, पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी किस में आते हैं ये सारे वर्ड्स। ऑब्वियसली वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जो कि इमैनुअल किसकी थी? वॉलरस्टीन की, है ना। और इसके अलावा चलो आपने ये तो याद कर लिया, बाकी भी देख लो एक बार। लेनिन की थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म याद रखना कि लेनिन ने कौन सी थ्योरी दी है? इंपीरियलिज्म की। और याद रखना कि फ्रेडमैन ने, मिल्टन फ्रेडमैन, जो कि हम पढ़ते हैं अपने न्यू लिबरल थिंकर जो है हमारे, उन्होंने वर्ल्ड इज फ्लैट थ्योरी दी है। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे इस बार यहाँ से आया, अगली बार यहाँ से आ सकता है, ठीक है, कि वर्ल्ड इज फ्लैट थ्योरी बताओ किसकी है? तो मिल्टन फ्रेडमैन की है। तो हमें चारों ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। Then, given below are two statements. So ये assertion reasoning का क्वेश्चन है, ठीक है। और लेनिन की एक बुक है इंपीरियलिज्म से रिलेटेड, द लास्ट स्टेज ऑफ, ऐसे करके एक बुक है, ठीक है। मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगी, तो बताना उस पूरे बुक का नाम क्या है, ठीक है। देन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात हो रही है। जब सबसे पहले जब भी आपको ये वर्ड दिखे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, तो आपको सबसे पहले कौन से थिंकर याद आने चाहिए? हमारे एरेंट लिस्फर्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि वो बोलते हैं जो भी एक पॉलिटिकल कल्चर और किसके बीच में, स्टेबिलिटी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो ये बात भी एरेंट लिस्फर्ड ने बोली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर वहीं पे मैं आपको बताने वाली थी, यहाँ पे बता देती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के ये फेमस थिंकर माने जाते हैं। इनका ये कॉन्सेप्ट है और ये एक इनकम्प्लीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या ये सही है? तो यस, ये सही है। एज इट ब्लॉक्स द वे ऑफ जेन्युइन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि ये जेन्युइन ऑल्टरनेटिव को ब्लॉक कर देती है। तो ये क्या रीजन सही है या नहीं वो बताना है। तो यस, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। क्या इनके बीच में कनेक्शन है? तो आपको सबको लगेगा कि ए होगा, पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे तो ऑफिशियल आंसर की में बी ही दे रखा है, वो इसलिए क्योंकि इनकम्प्लीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है वो एक जेन्युइन ऑल्टरनेटिव को ब्लॉक करती है, ये सही है, ठीक है। लेकिन वो इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि वो जेन्युइन ऑल्टरनेटिव को ब्लॉक करती है, तो ये गलत, मतलब ये इसका कोई रीजन नहीं है कि कोई भी थ्योरी, अगर आप इनकम्प्लीट थ्योरी आप बोल रहे हो, सिर्फ इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि वो एक जेन्युइन अल्टरनेटिव को ब्लॉक करती है, इसलिए वो इनकम्प्लीट है, तो ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ पे समझ लो कॉन्सोशिएशनल, सॉरी ये टंग ट्विस्टर हो गया बात बात, तो कॉन्सोशिएशनल डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। सो ऐसी डेमोक्रेसी जो कि किससे बनी हो? ग्रैंड कोलिशन से बनी हो, ठीक है। या फिर वो आप बोल सकते हो कोलिशन एंड सिगमेंटल ऑटोनॉमी से बनी हो। तो इसको बोलते हैं हम, सिगमेंट लिखना था यहाँ पे, सॉरी। तो सिगमेंटल ऑटोनॉमी से बनी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रैंड कोलिशन से बनी हो, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये इसके दो कीवर्ड्स हैं जो आपको फीचर्स याद रखने हैं, ठीक है। जहाँ पे गठबंधन से बनी हो सरकार, या कोई अलग अलग सेगमेंट्स में बांट के ऑटोनॉमी उन्होंने ली हो वहां पे। और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहाँ पे होती है? रिलीजियस एथनिसिटी हो गया, या फिर रेशियल मान लो, रीजनल मान लो, ये सारे इन सब के बेसिस पे लोग आपस में बटे हुए होते हैं, ठीक है। जात पात, एथनिसिटी, रेशियल, रीजनल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और सोसाइटी इनसे डिवाइडेड होती है, वहां पे हमें कॉन्सोशिएशनलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो जहाँ पे लोग इन सब चीजों के बेसिस पे बटे हुए हो, और यहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होती कभी भी, ठीक है, स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होती। तो ये कुछ बातें हैं आप याद रख सकते हो। और प्लस ये एक कॉन्ट्रास्ट में, अगर इससे पूछा जाए कि ये किसका वर्सेस में कौन सी डेमोक्रेसी आप लिख सकते हो, तो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी या मेजोरिटी रूल जहाँ पे होता है, तो मेजोरिटी रूल का एकदम आप कॉन्ट्रास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को मान सकते हो। क्योंकि यहाँ पे तो मेजोरिटी रूल करती है, लेकिन यहाँ पे सेगमेंट्स के बेसिस पे रूल होते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स होता है, सेगमेंट ऑटोनॉमी होती है, और वैसे वहाँ पे रूल होता है, और इसलिए ये बोला जाता है कि जेन्युइन ऑल्टरनेटिव को ब्लॉक करती है। क्वेश्चन 21,
किसने कहा था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। तो सबको पता है, फेमस स्टेटमेंट है ग्रैनवेल ऑस्टिन की कि कांग्रेस ही इंडिया था उस टाइम पे और इंडिया ही कांग्रेस थी। तो हम मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। सो ये बुक्स एंड ऑथर और आपको मैच करना है। और अभी हाल ही में ही मैंने एक अतुल कोहली के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो बनाया था, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो अतुल कोहली पे था, जहाँ पे मैंने आपको विराट कोहली की स्टोरी से याद भी कराया था। तो आपको मैंने बताया था कि जो विराट कोहली है उनको गरीब बच्चों की मदद करना बहुत पसंद है, वो गरीब बच्चों से मिलते हैं। तो यहाँ पे गरीबी यहाँ पे कहाँ है, द पॉवर्टी में, ठीक है, द पॉवर्टी अमिड 20 इन इंडिया, यहाँ पे हो गई डी। तो डी का वन, तो डी का वन इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहीं से आंसर निकल गया। बाकी देख लेते हैं, द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया। तो ये मायरन वीनर की है। मायरन वीनर की भी मैंने आपको पूरी कहानी याद कराई थी कि माय फ्रेंड, ठीक है, वीनर जो है मेरा फ्रेंड है और उसको बच्चे बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे याद कराया था, द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, इनकी बुक हो गई। देन मैंने पूरा सब कुछ याद करा रखा है, आप एक बार प्लेलिस्ट देखना पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की, वहां पे आपको ये थिंकर्स मिल जाएंगे। देन बात करते हैं द प्रणब प्रधान और क्रिस्टोफर जैफर लॉर्ड, हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, किसकी बुक है, क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड की। एंड देन प्रणब प्रधान, तो प्रणब प्रधान जो है प्रधान ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो प्रधान है, ठीक है, प्रधान वर्ड पता होगा सबको। तो जो प्रधान है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रधान है, वो उसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है, इसलिए वो प्रधान बोलते हैं सब उसको। तो सी का हो गया हमारा 2, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 23 बेसिकली है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर से। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर होती है वो किस केस में एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहला, दैट द ऑर्डर हैज बीन पास्ड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, अगर जो जज है उसने बिना दिमाग का इस्तेमाल करे, ठीक है, बिना सोचे समझे अगर कोई ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, तो तब प्रेसिडेंट या गवर्नर अपना पार्डनिंग पावर यूज कर सकते हैं। तो हाँ या ना, आपको ये सोचना है। तो इसका आंसर आप सोच लिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले तो ए सही है, दैट द ऑर्डर इज मैलिफाइड, तो ऑर्डर ही बेकार निकला, तो ये भी सही है, तब भी पार्टनिंग पावर यूज कर सकते हैं। सी, मैलिफाइड का मतलब ऐसे नेगेटिव ये होता है कि आप एक तरीके से बोल सकते हो, मतलब जो बैड फेथ से किया गया हो, यानी कि बुरी मंशा से किया गया हो, वैसा कुछ। दैट द ऑर्डर इज बेस्ड ऑन एक्सट्रेनस और होली इररिलेवेंट कंसिडरेशन, कि जब ऑर्डर देते टाइम जो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा, इररिलेवेंट था, ठीक है, तो तब आप पार्टनिंग पावर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ए बी और सी तो तीनों सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। एंड डी क्या कहता है, दैट द ऑर्डर सफर्स फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या होता है कि जब आपने अपने जो भी जजमेंट दी गई है वो इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे दी गई है, ठीक है, मतलब आपने ऐसा सोचा, आपको ऐसा लगता था कि हाँ ये सही होगा, ठीक है, और आपने डिस्क्रिमिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी डिस्क्रिप्शन, मतलब अपनी अपनी सूझबूझ से जैसा जज को लगा उसने वैसा डिसीजन दे दिया, उसने कोई फैक्ट्स ज्यादा देखे नहीं, बस आपको ऐसा लगा कि हाँ ये सही है, तो आपने उसको सही दे दिया, या आपको लगा अच्छा इसने मर्डर किया तो आपने इसको फांसी की सजा सुना दी, जस्ट बिकॉज आपको लगा आपके पास एविडेंस वगैरह कुछ थे नहीं। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट और गवर्नर पार्टिंग पावर का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको इन दोनों के आर्टिकल्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में, जो कि अच्छा बच्चा है वो बताएगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा, कोई बात नहीं। तो इन दोनों के आर्टिकल बताने कि गवर्नर का पार्टिंग पावर और प्रेसिडेंट का पार्टिंग पावर कहाँ पे है। तो अगर आप लिखोगे ना कमेंट में तो आपको याद रहेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और मेरा मतलब ये नहीं है कि नहीं लिखोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अब ये क्वेश्चन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज कमेटी और उनके ईयर से। अब ईयर तो आपको याद नहीं रखने कभी भी, ठीक है, सिर्फ आपको अगर ये भी पता होगा कि कौन सी कमेटी पहले आई कौन सी बाद में आई, तो आपको जो बेसिक मैथ्स तो आती है ना, काउंटिंग तो आती है, तो उस हिसाब से बस इसको अरेंज करना है। तो आपको मैं वैसे तो मैंने याद किया था कि बीए जो है, बीए पहले यानी कि बलवंत राय अशोक मेहता, ठीक है, जो बैचलर्स हमने किया बीए इन पॉलिटिकल साइंस की है ना, और फिर वो हनुमान जी उसका दांत लेकर, दंता वाला का दांत लेकर कहीं चले गए, फिर सिंघवी ने कादकिल को मारा, ऐसे करके मैंने स्टोरी से याद किया था, ठीक है। सो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि अशोक मेहता सबसे पहले आई थी, तो अशोक मेहता सबसे पहले आई थी, तो सी का 1 1978, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देन उसके बाद आते हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी का आएगा ऑप्शन नंबर ए, तो 78 के बाद यहाँ पे कौन सा है, 84, तो ए का हो गया हमारा 2, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देन सिंघवी तो लास्ट में आई थी, सिंघवी और गादगिल कमेटी ये लास्ट में आई थी, तो लास्ट में 86 है यहाँ पे, तो ये हो गया, ठीक है। और फिर जीवी के राव हमारा हो गया 85, बी का 4, ठीक है, तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑर्डर। ऐसा करूंगी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी आपका, जिसमें हम पंचायती राज की कमेटी ट्रिक से सारी एक साथ याद कर लेंगे, तो आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अभी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, वही पॉलिटी से कि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसाइबल होती हैं कि हम इसमें अगर हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा तो वो हम जुडिशरी के पास चले जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है। कुछ सजेशन करेक्ट है। रीजन क्या कहता है, दे आर सपोज टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिक एंड सेंसिबल सिटीजनशिप, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे अंदर एक पेट्रियोटिज्म की भावना लेकर आती है, सेंसिबल बनाती है हमें, तो ये भी बात सही है। ठीक है, हमारे एज अ सिटीजन हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं जो हमें पूरे करने चाहिए। सो दोनों सही हैं। अब बताओ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। ये नॉन जस्टिसेबल है और इससे हमें पेट्रियोटिक बनाता है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो इंडिया में लेजिस्लेचर के पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, जो कानून बनाते हैं उनके पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला, राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड राइट टू रिस्ट्रेन अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग। अब पॉज करो, एक बार आंसर सोच लो फिर बताती हूँ। तो क्या जो हमारा लेजिस्लेचर वो डिबेट्स को पब्लिश कर सकता है, प्रोसीडिंग्स कर सकता है, और क्या वो दूसरों को पब्लिश करने से रोक भी सकता है। अगर कोई डिबेट्स अगर वो पब्लिश कर रहा है तो यस कर सकता है भाई, ताकतवर तो है ही। सो देन द प्रिविलेज ऑफ एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द हाउस। लोकसभा राज्यसभा में कोई स्ट्रेंजर आ जाए, कल को मैं चली जाऊँ लोकसभा राज्यसभा में मीटिंग अटेंड करने, तो क्या उसके पास पावर है कि वो मुझे निकाल देगा? तो ऑब्वियसली निकाल देगा भाई, मैं वो उनकी मर्जी। तो बी, राइट टू रेगुलेट इट्स इंटरनल मैटर, वो अपने इंटरनल मैटर खुद देखेगा, तो ऑब्वियसली खुद ही देखेगा। डी, द राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, अगर कोई प्रिविलेज कोई भी उनका बेनिफिट अगर हार्म हुआ, ठीक है, तो उनको पनिशमेंट का भी राइट है, तो यस पनिशमेंट का भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ABCD इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये कुछ पीजेंट मूवमेंट्स है, आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, इनकी डेट तो याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करूंगी, पॉलिटिकल प्रोसेस का ये मूवमेंट्स का एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपको क्या होगा ना, सारे मूवमेंट्स एक में लिखे होंगे और मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगी, ऐसे एक स्टोरी बना के, जिसमें हमें डेट याद रखने की जरूरत नहीं होगी, और डेट्स कितनी ही याद रख लोगे। ऑल दो मतलब IPT की डेट्स याद रखनी पड़ती है, WPT में इतनी सारी डेट्स है, पॉल थ्योरी में इतनी सारी, कुछ कुछ जो नई नई बुक्स है उनकी, जो मतलब फेमस बुक्स है उनकी डेट्स हैं, फिर अब इसकी भी सारे मूवमेंट्स की डेट याद रखो तो पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको बस वैसे भी पता होना चाहिए कि चंपारण सबसे पहले हुआ था, ठीक है। पर हाँ, गांधी जी के सारे मूवमेंट्स आपको क्रोनोलॉजी में याद होने चाहिए। उसके लिए मैंने आपके लिए गांधी जी के जो IPT का 3rd पार्ट है आई गेस, ठीक है, रिवीजन कोर्स का, तो वो देख लेना, उसमें मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया है सब कुछ। तो 4th हो गया। और IPT का तो पूरा का पूरा जो तीन ही वीडियो बनाई है, तीनों वीडियो में सारे थिंकर्स कवर किए हैं ट्रिक के साथ, बुक्स भी ट्रिक्स के साथ और स्टोरीज के साथ याद कराई है। चंपारण, चंपारण के बाद सेकंड आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 है वैसे करेक्ट आंसर, 2 ज्ञान की हमारा बरदोली, ठीक है, तो C B, और फिर 3rd आ गया था भागा, और फिर सिंहपुर, ये भागा और सिंहपुर, CBTS, बस। ठीक है, अब इसके अगले बार ये दो ऑप्शन में नहीं होंगे तो CBTS भी याद करके क्या ही करोगे, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा मजाक, पर यहाँ से याद रखो कि चंपारण पहले आया था, फिर बारदोली आया था, फिर बारदोली के बाद भागा, और फिर लास्ट में किसी ने गाना गा दिया था, ठीक है, भागा भागा गाना गा रहा था, तो भाग भाग के गाना गा रहा था, तो भागा और सिंहपुर। और वो भागा कहाँ से था बेचारा, बारदोली से, मतलब एक बार में वो बैठा था, ठीक है, तो बार में पुलिस आ गई, वो भागा और भागते भागते ऐसे ही गाना गा रहा था, बस। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा या ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन अगर आपको ये तीन याद है और अगर ये तीन कहीं पे भी आपको कभी ऑप्शन में दिख गए, तो आप इस थोड़ा सा आपको कहानी से याद रह जाएगा। अरे ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो मैंने सेंटर स्टेट रिलेशन की 1 मिनट की वीडियो बनाई है, बस वो देख लेते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4th। तो राजा जी आनंदित होकर वेस्ट बंगाल गए और वहां पे जाके उन्होंने पंछी पाला, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये हो गया। अब पूरी कहानी सुननी है तो आप देख लेना वो वीडियो। देन हु डिस्क्राइब्ड इंडियन कैपिटलिज्म है, धर्मशाला कैपिटलिज्म। बताओ धर्मशाला कैपिटलिज्म किसने कहा था इंडिया के कैपिटलिज्म को। ये जो धर्म वर्ड है ना, एक हिंट देती हूँ, धर्म वर्ड में ही उनका नाम छुपा हुआ है। कि अब इसमें से आप कौन सा सोच रहे हो कि जो भगवान जी का नाम है और भगवान जी से धर्म याद आता है हमें अपना, तो ऑब्वियसली राज कृष्णा, कृष्ण भगवान धर्म के ऊपर धर्म के नायक है, ठीक है। तो राज कृष्णा धर्मशाला कैपिटलिज्म ऐसे याद रह जाएगा। विच, और किसको बोला इंडियन कैपिटलिज्म को बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इनमें से कौन सी कमेटी ऐसी है जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज NN वोरा कमेटी। तो वोरा कमेटी आपको पता है 1993 में आई थी, और ये क्रिमिनलाइजेशन की बात करती है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि जो पॉलिटिक्स है उसमें सारे क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, सबका आपस में लिंक होता है। नेक्सस मतलब क्या होता है, नेक्सस आपको ये वर्ड दिखा भी होगा तो लिंक, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ये ऐसा आगे आपको दूसरे मतलब अभी जो क्वेश्चन पेपर आगे प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी दिख जाएगा, पर ऐसे यहीं पे बता देती हूँ। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, नेक्सस और लिंक किसका बताते हैं, ये जो बोलते हैं कि जो क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स जो है ना इंडिया में, वो आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी थी कि पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइज हो चुकी है।
अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो आपको सीक्वेंस में जमाना है इन अप्रोचेस को, बिहेवियरल सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक पॉलिसी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज CABD, यानी कि सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, फिर बिहेवियरल अप्रोच के बाद सिस्टम अप्रोच और फिर पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। ठीक है, और इससे पहले कौन से थे तो ये भी याद कर लेते हैं। फिलोसफिकल अप्रोच आया था सबसे पहला। ठीक है, तो सबसे पहले लोगों ने ज्ञान बांटना शुरू किया, तो वैसे याद रखो फिलोसफिकल अप्रोच सबसे पहले आया था, फिर लीगल अप्रोच। ठीक है, तो ज्ञान बहुत बांट लिया, अब उन्होंने फिर किसकी, लॉ की पढ़ाई की बातें शुरू कर दी, लीगल बातें शुरू कर दी। लीगल के बाद हमारा आया था हिस्टोरिकल, फिर अब लॉ की क्या करने पड़ गए, वो लॉ की हिस्ट्री पढ़ने लग गए कि बताओ लॉ की शुरुआत कहाँ से हुई, फिर से ज्ञान करना शुरू, तो हिस्टोरिकल। ठीक है, तो पहले फिलोसफिकल बातें करी, जो हमारे आध्यात्मिक जो लोग आए थे शुरू शुरू में, बाबा बाबा, वो फिलोसफिकल बातें करते थे, फिर उनकी बातों को हमने कॉन्ट्रास्ट करके लॉ की बातें की। ये ट्रिक बता रही हूँ याद करने की। ठीक है, PLH ऐसे करके याद भी नहीं होगा। फिर लॉ की हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री देख डाली। हिस्ट्री के बाद हमने सोचा कि बस बहुत पढ़ ली हिस्ट्री, अब मैं बोर हो गया, अब मैं साइंटिफिक अप्रोच की बात करूंगा। तो हिस्ट्री के बाद हम सीधा आ गए साइंस पढ़ने लग गए, GS की तैयारी हो रही है लगता है UPSC की। तो हिस्ट्री के बाद हम साइंस भी पढ़ रहे हैं, फिर साइंस के बाद हमारा आता है केस मेथड अप्रोच। ये भी आपने सुना नहीं होगा वैसे, और एक केस मेथड अप्रोच भी होता है कि अब साइंटिफिक है तो साइंस में अलग अलग केसेस आते हैं, आपको केस सॉल्व करने पड़ते हैं, तो केस मेथड। फिर सिक्स्थ आएगा अब आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बाद यहाँ पे मैंने आपको क्रोनोलॉजी बता दी। इंस्टीट्यूशन का के बाद हमने क्या किया, इंस्टीट्यूशंस का बिहेवियर चेक किया, बिहेवियर चेक करने के बाद हमने उसका सिस्टम चेक किया, सिस्टम चेक करने के बाद हमने उसकी पब्लिक पॉलिसी चेक की, बस खत्म। और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को ही एक और हम या बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये भी याद रखना, स्ट्रक्चरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स। हाउ, सिविल सर्वेंट्स के पास पॉलिटिकल राइट्स होते ही नहीं है। न्यूट्रलिटी इज द हॉलमार्क ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, और जितने भी सिविल सर्विसेज में जो सर्वेंट्स होते हैं वहाँ पे वो न्यूट्रल रहते हैं, तो क्या ये सही है? तो एक बात बताओ, आप कल को IAS और IPS ऑफिसर बन जाओगे तो आपके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे क्या? राइट टू वोट वगैरह नहीं होगा क्या? तो होगा ऑब्वियसली, तो ए इज फॉल्स। यहाँ पे पता चल गया राइट आंसर आर इज ट्रू, यानी कि सिविल सर्विसेज एक हॉलमार्क है जहाँ पे सबको न्यूट्रल समझा जाता है। Which of the following have been identified by the second ARC as barriers to citizen-centric administration in India? मैंने फर्स्ट ARC और सेकंड ARC की सारी रिपोर्ट्स आपको ट्रिक से याद करा दी हैं, तो आप थोड़ा सा कृपया से कष्ट करके मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना। आप, मैं इतने सारे लिंक तो डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल पाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी अब बताओ कि इसमें क्या बोला था सेकंड ARC में, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या बैरियर्स है। तो अगर आपको नहीं भी पता तो बैरियर वर्ड से समझ जाओ कि नेगेटिव पॉइंट्स की बात हो रही है। तो इनफ्लेक्सिबल, सेल्फ परपेचुएटिंग एंड इनवर्ड लुकिंग एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो ऐसे सिविल सर्वेंट्स जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचे, तो क्या ये बैरियर है? तो ऑब्वियसली बैरियर है, तो ए इज द राइट आंसर, तो ए तो चारों में है। देन बी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट जो है वो अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या ये बुरी बात है? तो यस, ये भी बुरी बात है, तो ये भी सही आंसर हो गया। देन एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप। लोग जो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जैसे यहाँ पे जो मिनिस्टर वगैरह है, वो एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, तो अनपढ़ है नेता वगैरह। तो क्या ये बैरियर हो सकता है सिटीजन सेंट्रिक की? अनपढ़ नेता है तो सिटीजन के लिए काम नहीं कर पाएगा? तो ये तो है ही नहीं। ये तो आप इंडिया का खुद का एग्जाम्पल देख सकते हो कि कितने सारे लोग अनपढ़ है, लेकिन फिर भी वो सिविल सर्विसेज, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं हमारे, वो एजुकेटेड होते हैं, तो उनका सहारा लेके पॉलिसी वगैरह मेक करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, लो लेवल्स ऑफ अवेयरनेस ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस। अगर जो सिटीजन है यानी कि जो नागरिक है, उनको अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में नहीं पता, तो क्या ये एक बैरियर हो सकता है? तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है, तो डी, तो ABD इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, बजट को कौन इंप्लीमेंट करता है इंडिया में? तो नोडल एजेंसी कौन है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट को इंप्लीमेंट करती है। देन यहाँ पे इन इंडिया द टर्म डेफिशिएंट फाइनेंसिंग वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय। तो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग जो टर्म है वो सबसे पहले किस रिपोर्ट या किस कमीशन या किस प्लान में डिफाइन की गई थी? तो पहले तो जब समस्या डेफिशिएंट फाइनेंसिंग क्या होता है, तो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का सिंपल सा कि जब आपका खर्चा ज्यादा है आपकी सैलरी से, मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं 20 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, और आपका खर्चा है 200 रुपए का, तो ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट। ठीक है, जब आपकी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, खर्चा ज्यादा हो जाए, तो वैसे ही सरकार के मामले में भी ये बजट डेफिशिएंट होता है कि बजट जो हमने बनाया है वो उसमें हमारा खर्चा ज्यादा है और जो रेवेन्यू है वो कम है। ठीक है, तो उसको डेफिशिएंट फाइनेंसिंग बोलते हैं, और सबसे पहले ये चीज को डिफाइन किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। जिसको नहीं पता आगे से याद रखना।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी रिगार्ड्स itself as the custodian of public interest? किसको हम कस्टडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बोलते हैं, कौन सी ब्यूरोक्रेसी को, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के कस्टडी के लिए काम करती है या उसकी कस्टडी पब्लिक इंटरेस्ट की कस्टडी उसके पास होती है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होती है एंड अनरिस्पॉन्सिव होती है टू द पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, लेकिन उनको पब्लिक ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है, अगर पब्लिक उनसे कोई सवाल पूछेगी भी तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है, और इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, उनके ऊपर रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं है। तो बताओ कौन सी होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गार्डियन ब्यूरोक्रेसी। अब गार्डियन ब्यूरोक्रेसी का आपको एक और पर्सन का नाम याद रखना है, मॉर्स्टीन मार्क्स। ठीक है, तो ये पेपर में आपको कितनी बार दिखेंगे ये पर्सन, तो इनका भी नाम याद रखना, मॉर्स्टीन मार्क्स, जिन्होंने ये गार्डियन ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट भी बताया था। और वैसे आप ब्यूरोक्रेसी के लिए मैक्स पेपर को तो याद रखते ही हो। तो गार्डियन ब्यूरोक्रेसी मतलब ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो कि नॉन इलेक्टिव होती है। ठीक है, कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुए, बस ऐसे ही वो आ गई, वो पॉलिसी मेकिंग करती है। और मॉर्स्टीन मार्क्स ये बोलते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो जनरल वेलफेयर के तो काम करती है, जनरल वेलफेयर के लिए काम करती है, इसलिए इसको कस्टोडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट भी बोला जाता है, लेकिन वो पब्लिक ओपिनियन को लेकर अनरिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, अब बताओ इसमें से ऐसा क्या है जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कॉमन है। ठीक है, यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी वाला जो एक्ट है इसमें क्या क्या कॉमन है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे ये पीरियोडिकल इलेक्शंस दोनों में होते हैं, तो यस इलेक्शंस तो दोनों में होते हैं, और पीरियोडिकल होते हैं मतलब कि हर कुछ साल बाद इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल बाद, जो भी उनका पीरियड रहेगा उसमें वो इलेक्शंस करते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो दोनों ही क्या सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए काम करते हैं, तो यस। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो क्या जो वहाँ पे हर दोनों के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी अलग होती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए, तो यस इसमें भी अलग होती है, तो ये भी कॉमन है आपस में। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमिटीज, तो वार्ड कमिटीज कहाँ होती है, तो वार्ड कमिटीज तो 74th अमेंडमेंट का फीचर है। ठीक है, जो म्यूनिसिपैलिटीज में वार्ड होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये तो कॉमन फीचर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज है। स्टैट्यूटरी बॉडीज यानी कि जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश की जाती हैं। तो यूजीसी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑब्वियसली, पहले स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था, बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। कब बनाया गया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेलवे बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरएस जो रेलवे बोर्ड है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था, ना कि पार्लियामेंट के थ्रू, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बेसिस पे था, इसलिए ये स्टैट्यूटरी नहीं है। और एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि ये भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ही स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, 1954 में। और जो रेलवे बोर्ड है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, गलती से मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंशियल बॉडी बोल दिया। प्रेसिडेंशियल बॉडी जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, और ये रेलवे बोर्ड एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यूजीसी कमीशन मैंने आपको ये चलो ये बता ही देती हूँ, क्या बताओगे। यूजीसी एक्ट आपको पता होना चाहिए 1956 में आया था। ठीक है, जो आपके पेपर 1 के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार क्वेश्चन आया था। यूजीसी एक्ट 1956 तभी स्टैट्यूटरी बॉडी बना था, कोई भी चीज जो एक्ट के थ्रू बनी है बेसिकली। और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन भी। सो ये आया था हमारा 1968 में। ठीक है, तो ये बहुत हौच पौच हो गया, कोई नहीं, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जो कि क्लिंटन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब ये पता होने के लिए आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो क्लिंटन प्रिंसिपल मतलब कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, या कुछ ऐसी कुछ टाइम के लिए ऐसी मिनिस्ट्री बनाई जाती हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस को सर्व करने के लिए बनाई जाती हैं। कि मान लो कोई एक स्पेशल सिचुएशन अराइज हो गई, जैसे फार्मर्स मूवमेंट हो गया था, सीए वाला आंदोलन हो गया था, या कोई एक ऐसी स्पेशल प्रॉब्लम आ गई, और उस स्पेशल प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर कमिटी बनानी पड़ी। ठीक है, गवर्नमेंट को पर्टिकुलर कमिटी बनानी पड़ी। ठीक है, उन प्रॉब्लम को डील करने के लिए, उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को डील करने के लिए। तो उस प्रॉब्लम को उसको हम बोलते हैं क्लिंटन प्रिंसिपल के बेसिस पे की मिनिस्ट्री बनाना। तो इसमें से ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री थी, तो अब ये हमारा करेक्ट आंसर है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आपको पता है 1946 में बनी थी। क्यों बनी थी, क्योंकि उस टाइम पे फार्मर्स कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बनी है, इसलिए क्लिंटन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगली बार से याद रखना, इसका डेट भी याद रखना, आजादी से पहले ही ये बन गई थी। ठीक है, सितंबर में। Then question number 40. Who among the following are of the view that managerial techniques and skills of planning, organizing, coordinating and budgeting, PODSCOP का प्रिंसिपल आप सबको पता होंगे, PODSCOP। ठीक है, बताओ ये किसने दिया था,
ये वाले जो प्रिंसिपल्स है सबको पता होना चाहिए, तो इजी आंसर है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, जो मैंने अभी पूछा उसके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, लुथर गुलिक। ठीक है, आपको पता है लुथर गुलिक ने दिया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे ये पढ़ के सबसे पहले ये पॉट्स का भी याद आया तो मैंने वो लिख डाला। तो इसमें क्या लिखा है कि जो मैनेजरल टेक्निक्स और स्किल्स है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी दी गई है ये सारी स्किल्स, और ये सारी स्किल्स प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेंशन्ड है। तो कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने मैनेजरल व्यू दिया है? ठीक है, तो एक होता है इंट्रीगल व्यू और एक होता है मैनेजरल व्यू। तो अगर आपको पता होगा कि मैनेजरल व्यू के अंदर कौन कौन से थिंकर्स आते हैं और इंटीग्रल व्यू के अंदर कौन से थिंकर्स आते हैं, तो आप करेक्ट आराम से इसका करेक्ट आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ABCD। तो ये सारे मैनेजरल व्यू के थिंकर्स हैं, मतलब जो क्लासिकल थिंकर्स हो गए बेसिकली, जो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब की बात करते हैं। तो चारों ही अपनी अपनी थ्योरीज में ये बातें करते हैं। Who among the following belongs to British School of Realism? तो ब्रिटिश स्कूल के यहाँ पे भी बात करते हैं, एक कीवर्ड बताती हूँ, इंटरनेशनल सोसाइटी। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी से रिलेटेड ये थिंकर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेडली बुल। तो जो हमारा बुल है, जो हमारा सांड है, वो ब्रिटिश है। ठीक है, तो बी से बुल, बी से ब्रिटिश, तो ऐसे याद रखिए ना, हेडली बुल ने ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से वो बिलोंग करते हैं। इसमें ऐसा कुछ ज्यादा याद करने वाला है नहीं। ऑल्सो इंटरनेशनल सोसाइटी के हेडली बुल 3 एलिमेंट्स बताते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे ही, कि जैसे कि वो बताते हैं यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का इस्तेमाल कब कब होना चाहिए इंटरनेशनल सोसाइटी में, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। सेकंड, एग्रीमेंट, कि कौन सी चीजें एग्रीमेंट से सॉल्व हो सकती है, तो एग्रीमेंट से सॉल्व करो। तीसरा, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में वो बताते हैं। तो ये कुछ 3 एलिमेंट्स है जिसकी बात वो इंटरनेशनल सोसाइटी में हेडली बुल करते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा नहीं बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखोगे वो भी काफी है। देन बैलेंस ऑफ टेरर किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ टेरर अलग होता है, बैलेंस ऑफ पावर अलग चीज होती है। तो टेरर की बात हो रही है, तो यहाँ पे टेररिज्म है, टेररिस्ट ये इनमें से तो कोई तीनों नहीं आएगा। टेरर सोच के आप तीनों में टेरर है नहीं। फोर्थ, ओवरकिल कैपेसिटी इमेनेटिंग फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, ये इसको हम बैलेंस ऑफ टेरर से रिलेट कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ टेरर का मतलब ये नहीं है कि किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, कितना न्यूक्लियर आर्म्स रेस या न्यूक्लियर वॉर। नहीं, बैलेंस ऑफ टेरर जो वर्ड है बेसिकली कोल्ड वॉर के टाइम पे यूज किया गया था, जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो दोनों ही कंट्रीज को, यूएसए को भी और यूएसएसआर को, आपस में ये डर था कि अगर एक ने भी हमला किया ना, तो दूसरे के पास भी उतना ही कैपेसिटी है कि वो उससे दुगना हमें हार्म कर सकता है या उतना ही हार्म कर सकता है। तो ये जो डर होता है ना कि ये न्यूक्लियर वेपन्स का अगर हमने एक ने इस्तेमाल किया तो ओवरकिल कैपेसिटी है न्यूक्लियर वेपन्स की, वो बैलेंस ऑफ टेरर बनाए रखने में मदद करती है। तो बैलेंस ऑफ टेरर क्या था उस टाइम पे, वो बैलेंस बना के रख रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स का जो टेरर था, डर था वो। ठीक है, और ये जो टर्म है वो दी किसने है, तो अगर आपसे अगर ये टर्म आई है तो ऑब्वियसली इसका आपको फादर भी पता होना चाहिए। फादर मतलब ये किसने दी है ये टर्म। सो ये रब कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखते हैं लेस्टर पियर्सन। लेस्टर पियर्सन ने ये बैलेंस ऑफ टेरर टर्म दी थी कब, जब यूएन चार्टर की 10th एनिवर्सरी थी, उस टाइम पे दोबारा से साइन हो रहा था। तो 10th एनिवर्सरी यूएन चार्टर के टाइम पे लेस्टर पियर्सन ने ये टर्म दी थी, और उन्होंने बोला था बैलेंस ऑफ पावर, सॉरी बैलेंस ऑफ टेरर has replaced balance of power। तो इसको आपको ये कोड याद रखना, लिस्टर पियर्सन। Okay, then question number 43. Which one of the following is not a major assumption of balance of power? तो balance of power का क्या assumption नहीं है? ठीक है, तो ज्यादातर इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं वर्ड बहुत देखने को मिला है, सही तो पूछ ही नहीं रहे, हर बार गलत ही पूछ रहे हैं। स्टेट्स आर डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, क्या जब बैलेंस ऑफ पावर बनाते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है, बेसिकली अपना बैलेंस करने की कोशिश करती है कि अगर इसने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाए तो हम भी न्यूक्लियर वेपन बढ़ा लेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर हम ज्यादा वीक पड़ गए तो कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। अगर इसने कम करे तो चलो हम भी कम कर देते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं या नेगोशिएट कर लेते हैं, उसको हम बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं। तो स्टेट्स आर डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। सो ऑब्वियसली हम बैलेंस ऑफ पावर का इस्तेमाल अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। और कब करते हैं, जब हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है वो थ्रेटेंड होते हैं, हमें लगता है कि हमें सामने वाली कंट्री से थ्रेट है, तो हम बैलेंस ऑफ पावर का इस्तेमाल करते हैं, या हम कोशिश करते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर बना के रखें। थर्ड, रिलेटिव पावर पोजीशन ऑफ द स्टेट्स कैन बी मेजर्ड, और बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू हम सामने वाले के पास कितनी कैपेबिलिटी है कि उसको, रिलेटिव मतलब सामने वाला, ठीक है, रिलेटिव, उसके कंपैरिजन में हमारे पास कितना है वो मेजर कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर की मदद से। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कि ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो बैलेंस ऑफ पावर का अजम्पशन नहीं है, कि जो स्टेट्स अप्लाई मोरल पैरामीटर्स फॉर असेसिंग अदर बिहेवियर, या अगर हमने सामने वाले को परखना है तो क्या हम मोरालिटी के बेसिस पे परखेंगे?
आप खुद सोचो। तो ऑब्वियसली नहीं, मोरल बन के रहे तो वो तो सामने वाला आप पे हमला भी कर देगा, और आपको उसका मतलब हमला भी कर देगा, और आप मोरालिटी की बेसिस पे कि हम तो भाई नॉन वायलेंस है, हम नहीं करेंगे कुछ भी, और वैसे ही बैठे रह जाओगे। आजकल वो जमाना क्या कि एक गाल आगे करो, और मतलब अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, वो उसका जमाना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 44, विच कंट्री और कंट्रीज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट लीगली बाइंडिंग एमिशन कट्स फॉलोइंग क्योटो प्रोटोकॉल? तो किसी ने, ऐसी कौन सी कंट्रीज थी जिसने क्योटो प्रोटोकॉल को लीगली बाइंडिंग जो एमिशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, सॉरी यहाँ पे लिखा है रिफ्यूज, जिसने रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मतलब जिसने मना कर दिया कि हम क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं मानते और हम एमिशन कट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली ये थी आपकी दुश्मन वाली कंट्रीज, आपस में एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी हैं जो आजकल, इंडिया और चाइना। विच लीडर ऑफ द यूएसएसआर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी किसने दी थी? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियसली निकिता क्रूशेव। ठीक है, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस किसके साथ? ऑब्वियसली किसके साथ? वेस्ट के साथ। तो निकिता क्रूशेव ने उस टाइम पे बोला था, 1961 की बात है जब कोल्ड वार शुरू ही हुआ था। एट द एंड ऑफ कोल्ड वार, अभी ज्यादा क्वेश्चन कोल्ड वार से ही है, एट द एंड ऑफ कोल्ड वार फ्रांसिस फुकुयामा कंस्टिट्यूट द थीसिस ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री। तो बहुत बारी पेपर में आया हुआ है, एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा की है, पहले तो ये याद रखो। फिर विच मेंट, तो एंड ऑफ हिस्ट्री से फ्रांसिस फुकुयामा का क्या मानना था, कि वो क्यों बोलते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री, ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल्स अब खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब कोई आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल नहीं होगी, इसलिए एंड ऑफ हिस्ट्री। और सबसे बड़ा उसको फिर उन्होंने लास्ट में बोला था, कौन जीता भाई? लिबरलिज्म जीत गया। ठीक है, तो लिबरलिज्म को फेवर करते हैं। सो ऐसा भी आपको ये वर्ड भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। चलो 5 मिनट बचे 1 घंटा होने में, हमारे क्वेश्चन भी खत्म होने वाले, 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो नहीं रखेंगे। पेपर 3 जिसमें हमारे जो है 75 क्वेश्चन है वो कल के लेक्चर में हम कर लेंगे। 47, NATO's partnership for peace program was aimed at? तो जो नाटो की पार्टनरशिप है वो किसके बारे में है? इनकॉर्पोरेटिंग ex Eastern Bloc states into organization tackling problem of Serbs in Bosnia, implementing military action against Yugoslavia, taking action against Al-Assad regime in Syria। तो ऑब्वियसली नाटो आपको पता है यूएसए ने बनाया था, और इसका क्या था? यूएसएसआर का था वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, तो ये क्यों बनाया था? ताकि जो यूएसएसआर के जो ईस्ट वाले हैं ना वो भी हमारे साथ मिल जाए, इसलिए नाटो बनाया गया था। वैसे नाटो में तो वेस्ट का है, ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा था कि अगर हम नाटो पार्टनरशिप करते हैं ना, तो जो एक्स ईस्टर्न ब्लॉक है जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, वो एक्स ईस्टर्न ब्लॉक भी दोबारा हमारे साथ मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, इसलिए वो ऐसा करता है ताकि वो यूएसएसआर को वीक कर सके। विच ऑफ द इवेंट्स मेंशन बिलो इज टेकन एज सिग्नलिंग ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वार? ऐसा क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि भाई कोल्ड वार खत्म हो चुका है, कि बेसिकली हमें एक सिग्नल मिल गया था? तो ऑप्शन नंबर 2, ब्रीचिंग द बर्लिन वॉल इन 1989। तो जब बर्लिन वॉल गिरी तो 1989 में हमें पता लग गया कि चलो कोल्ड वार खत्म हो गया। देन 49 और 50 लास्ट के दो क्वेश्चन, द रीनेमिंग ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी टू यूरोपियन यूनियन। ठीक है, कौन सी ट्रीटी के तहत यूरोपियन कम्युनिटी का नाम बदल के यूरोपियन यूनियन रख दिया गया था? चलो आपको रीनेमिंग नहीं भी पता, पर आपको ये तो पता है ना यूरोपियन यूनियन कब बना था। तो ऑब्वियसली मतलब कौन सी ट्रीटी के तहत बना था? तो 1992 में बना था। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी उस टाइम पे? मास्ट्रिट ट्रीटी। तो मास्ट्रिट ट्रीटी के तहत ये बना था। देन चलो एक बोनस फैक्ट बताऊं। चलो यूरोपियन यूनियन का ये जो साइन तो हुआ था 1982 में, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का साइन वगैरह हो गया, बन गई, ट्रीटी बन गई। फोर्स में कब आया था? फोर्स में आया था 1993 में। तो वो कौन सी कमीशन हुई थी? तो वो था, उस कमीशन का नाम डेलरॉस कमीशन। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया आपके लिए, डेलरॉस कमीशन के थ्रू ये हुआ था, एंड ये फोर्स में आया था, सॉरी। और इसी डेलरॉस कमीशन जब हुई तब उन्होंने यूरो को सिंगल यूरोपियन करेंसी डिक्लेयर कर दिया था। इसमें से यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या नहीं है? अब इस क्वेश्चन के बाद जाना मत, एक इंपॉर्टेंट बात सुन के जाना लास्ट तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओपैक, क्योंकि ओपैक जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसमें 14 नेशंस है, और 2017 में 14 नेशंस थे इसमें, सॉरी। और क्योंकि 2017 का ही पेपर है ना, इसलिए 1960 में ओपैक बना था। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की एजेंसी नहीं है। तो बाकी आपको पता चाहिए WHO, FAO, IMF, इसकी पूरी एक लिस्ट याद रख लेना कि यूएन की कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, क्योंकि यूएन से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखो हमने 50 मिनट में 50 क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगी, थोड़ी 1 घंटे के अंदर, मतलब 10 मिनट आप एक्स्ट्रा दे ही दो मुझे, कोई बात नहीं। अब 1 मिनट में क्वेश्चन तो नहीं होगा, कुछ बड़े क्वेश्चन भी थे, उसको समझाने में टाइम लगा। तो 50 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लिए, बाकी हम कल कर लेंगे।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बस मेरा ये मैं यही बताना चाहती थी कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पता पीडीएफ मैं आपको ये वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगी, और सारे बुक्स और कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे याद कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताना था, ऐसे बोल दिया। ठीक है, सो यूनिट वाइज भी वाई क्यू के लिए तैयार रहना बस। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।